वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 चैप्टर 1 को जस्ट 15 मिनट्स में कंप्लीट करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। क्लास 9 में वेलकम, लेकिन अब साइंस सिर्फ फैक्ट्स याद करने का सब्जेक्ट नहीं है। अब शुरू होती है असली एक्सप्लोरेशन की जर्नी। मिडिल स्कूल में हमने सीखा था क्वेश्चंस पूछना और दुनिया को ऑब्जर्व करना। अब हम जानेंगे कि साइंटिस्ट आंसर तक पहुंचते कैसे हैं। इस बुक का मैग्नीफाइंग ग्लास हमें सिखाता है डिटेल्स को ध्यान से देखना और कंपास बताता है कि एक्सप्लोरेशन को सही डायरेक्शन भी चाहिए। पर एक प्रॉब्लम है, नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए साइंस मॉडल्स यूज करती है। जैसे फिजिक्स में मूविंग कार को सिर्फ एक पॉइंट मान लिया जाता है, केमिस्ट्री में एटम्स को स्फीयर की तरह, बायोलॉजी में सेल्स को डायग्राम्स की तरह और अर्थ को लेयर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखो, मॉडल्स परफेक्ट नहीं होते, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स पर फोकस करते हैं, क्योंकि साइंस का गोल सब कुछ देखना नहीं बल्कि सही चीज समझना है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। इमेजिन करो मैच का लास्ट ओवर है और बैट्समैन ने लगाया एक मैसिव सिक्स। अब सवाल यह है, क्या बॉल बाउंड्री के बाहर जाएगी या पहले ग्राउंड को टच करेगी। साइंस में इस सिचुएशन को समझने के लिए हम एक मॉडल बनाते हैं, लेकिन मॉडल में हर डिटेल जरूरी नहीं होती। बैट का ब्रांड क्या है, बॉल का कलर क्या है, फील्ड में कितनी ग्रास है, इन सब चीजों का आंसर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बॉल का मास, उसकी स्पीड और किस डायरेक्शन में हिट की गई है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। यह रेजिस्टेंस, बॉल की स्पिन और स्विंग का इफेक्ट भी होता है, पर एक सिंपल मॉडल में इन्हें इग्नोर किया जा सकता है। तो यही साइंस की दुनिया है। स्कूल छुट्टी होते ही तुम साइकिल लेकर घर निकलते हो, बट क्या तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? इसका आंसर निकालने के लिए साइंस एक मॉडल बनाती है। डिस्टेंस, स्पीड और ट्रैफिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हारी टी शर्ट का कलर, हेयर स्टाइल या बैग का डिजाइन, इनसे ट्रैवल टाइम पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह साइंस में हर वर्ड का एक एग्जैक्ट मीनिंग होता है। फोर्स, वर्क, सेल और रिएक्शन, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट एक ही लैंग्वेज यूज करते हैं, सिंबल्स और यूनिट्स की लैंग्वेज, इसीलिए सब एक दूसरे की बात क्लियरली समझ पाते हैं। और मैथमेटिक्स, ये कोई विलेन नहीं है। इक्वेशन सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि दुनिया को समझने का शॉर्टकट है। सिचुएशंस को समझो, इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज आइडेंटिफाई करो और साइंस तुम्हारे लिए सुपर इजी हो जाएगी। और एक स्ट्रेंज क्वेश्चन है। क्या स्ट्रेंज क्वेश्चन है कि लाइट की स्पीड को एल से नहीं सी से क्यों लिखा जाता है? अगर स्पीड ऑफ लाइट है तो सिंबल एल या एस होना चाहिए था, तो सी कहां से आया? इसका आंसर साइंस के हिस्ट्री में छुपा है। सी लैटिन लैंग्वेज के वर्ड टिलेटस से आया है, जिसका मतलब होता है स्पीड। साइंटिस्ट ने इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड किया है स्पीड ऑफ लाइट को सी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जानते हो लाइट की स्पीड एग्जैक्टली कितनी है? लाइट की स्पीड एग्जैक्टली 299,792,458 मीटर पर सेकेंड होती है। इतनी फास्ट कि एक सेकेंड में अर्थ को लगभग 7.5 टाइम्स घूम सकती है। इमेजिन करो एक पैसेंजर एयरप्लेन हजारों फीट की हाइट पर उड़ रही है, सब कुछ नॉर्मल लग रही है। तभी पायलट को पता चलता है कि प्लेन में फ्यूल खत्म होने वाला है। लेकिन कैसे? फ्यूल तो प्रॉपर्ली भरा गया है। प्रॉब्लम इंजन में नहीं थी, प्रॉब्लम थी मैथमेटिक्स और यूनिट्स में। ग्राउंड क्रू ने किलोग्राम्स की जगह पाउंड वाली फ्यूल डेंसिटी यूज कर ली। उसका रिजल्ट क्या हुआ? प्लेन में लगभग 15,000 लीटर्स फ्यूल कम भर दिया गया। एक छोटे से ऐसा यूनिट मिस्टेक ने पूरी फ्लाइट को डेंजर में डाल दिया। लकीली पायलट्स ने एयरक्राफ्ट को ग्लाइड करके इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी। प्लेन डैमेज हुआ, लेकिन सब पैसेंजर्स सेफ रहे। इसीलिए साइंस में ऐसा यूनिट यूज की जाती है। एक छोटी कन्वर्जन मिस्टेक्स भी कभी कभी हजारों लोगों की सेफ्टी को रिस्क में डाल सकती है। नेक्स्ट है, जब तुम 1 किलोग्राम राइस या वेजिटेबल्स खरीदते हो, क्या तुम्हें कभी सोचा है कि 1 केजी हर जगह एग्जैक्टली सेम कैसे होता है? कभी सोचा है तुम लोगों ने? इमेजिन करो अगर हर सिटी या हर शॉप का अपना अलग किलोग्राम होता, कहीं 1 केजी 800 ग्राम्स और कहीं 1 केजी 1200 ग्राम्स, तो क्या होता? शॉपिंग, ट्रेड और साइंस सब में टोटल कंफ्यूजन मच जाता। कोई भी फेयर मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं होता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए। अब इंडिया, जापान या अमेरिका में किया गया एक्सपेरिमेंट्स एक ही यूनिट्स में कंपेयर किया जा सकता है। इसीलिए 1 किलोग्राम दुनिया के हर
कोने में सेम होते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट सिर्फ साइंस को ही नहीं बल्कि हमारी डेली लाइफ को भी फेयर और इजी बनाती है। क्या आपको पता है साइंस फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है? हाँ, जैसे फुटबॉल कितनी दूर जाएगी ये भी साइंस पहले ही बता सकती है। वो कैसे? ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंट्स को बार बार रिपीट करके। फिर बनते हैं साइंटिफिक लॉज, क्योंकि साइंस में हम लोगों को बहुत से लॉज भी पढ़ने होते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जब बस अचानक रुकती है और तुम आगे झटका खाते हो, उसके पीछे एक साइंटिफिक लॉ काम कर रहा होता है। थ्योरी एक स्टेप्स और आगे बढ़ती है। ये बताती है कि चीजें ऐसी क्यों करती है, जैसे एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। और प्रिंसिपल्स ये ब्रॉड आइडियाज होते हैं, जैसे स्टेयर्स चढ़ते वक्त एनर्जी डिसअपियर नहीं होती, सिर्फ फॉर्म चेंज करती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइंस में थ्योरी का मतलब गेस नहीं होता। थ्योरी एविडेंस और टेस्टिंग पर बेस्ड होती है। इसी वजह से साइंस प्रेडिक्ट कर सकती है फुटबॉल की डिस्टेंस, ब्रेड कितनी सॉफ्ट होगी या रनिंग के टाइम ब्रीदिंग कैसे चेंज होगी। साइंस गेस नहीं करती, साइंस एविडेंस के बेसिस पर प्रेडिक्ट करती है। साइंस में प्रेडिक्शन करना इनफ नहीं होता, प्रेडिक्शन को टेस्ट भी करना पड़ता है। मेघना ने वर्षा से पूछा, लास्ट टाइम जब बारिश हुई थी तब स्काई कैसा था? सिर्फ डार्क क्लाउड्स ही थे या कुछ और भी? डार्क क्लाउड्स देखकर तुम्हारा फ्रेंड बोलता है आज पक्का बारिश होगी, लेकिन क्या यह साइंस है या सिर्फ गेस? साइंस मेजरेबल डेटा ढूंढती है। ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड किस डायरेक्शन में चल रही है, टेम्परेचर कम हो रही है क्या, इन सब में साइंस काम करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आज के कंडीशंस पिछली बारिश वाले कंडीशन से मैच करते हैं? सिर्फ क्लाउड्स डार्क लग रहे हैं कहना साइंस नहीं है। साइंस एविडेंस और पैटर्न्स को चेक करती है। याद रखो, साइंटिफिक प्रेडिक्शंस गेस नहीं होती, वो डेटा और एविडेंस पर बेस्ड होती है। आप लोग वीडियो को देखने के साथ साथ अपने टेक्स्ट बुक को भी फॉलो करें। नेक्स्ट, वेदर ऐप ने बोला था आज बारिश होगी, लेकिन पूरा दिन धूप निकली। क्या वेदर फोरकास्ट गलत था? एक्चुअली वेदर को प्रेडिक्ट करना इतना इजी नहीं है। क्यों इजी नहीं है? क्योंकि नेचर एक जायंट पजल की तरह काम करती है। वेदर को इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो वो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? लाइक टेम्परेचर्स, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी और विंड। कभी कभी कंडीशंस में बहुत छोटा सा डिफरेंस भी टाइम के साथ बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर देता है। एक टाइनी चेंजेस पूरा वेदर बदल सकता है। साइंटिस्ट मेजरमेंट्स और पावरफुल कंप्यूटर मॉडल्स यूज करते हैं, लेकिन नेचर हमेशा 100% प्रेडिक्टेबल नहीं होती। इसीलिए वेदर फोरकास्ट नेक्स्ट आवर्स या फ्यू डेज के लिए काफी एक्यूरेट होते हैं, लेकिन फ्यूचर में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। साइंस फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है, क्या आपको पता है? लेकिन नेचर कभी कभी सरप्राइज भी दे सकती है। अब आती है साइंटिफिक थ्योरी। एक शॉकिंग फैक्ट, साइंस में कोई भी थ्योरी 100% फाइनल नहीं होती। वेट, अगर थ्योरी सक्सेसफुल है तो फिर उसे चेंज क्यों किया जाता है ना? तो कभी कभी नए एक्सपेरिमेंट्स या ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट्स पुरानी प्रेडिक्शन से मैच नहीं करते, तब साइंटिस्ट और इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। साइंस में थ्योरी फेल होना वीकनेस नहीं है, ये उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। साइंटिस्ट आइडियाज को ओपिनियन या बिलीफ से नहीं बल्कि एविडेंस से जज करते हैं, क्योंकि जब नेचर नया एविडेंस दिखाती है, साइंस अपने आंसर्स को अपडेट कर लेती है। इसी वजह से साइंस कंटिन्यूअसली इंप्रूव होती रहती है। अच्छा, अब आते हैं सोलर इक्लिप्स पर। क्या आपने सुना है कि सोलर इक्लिप्स के दिन खाना नहीं खाना चाहिए वरना वो हार्मफुल हो जाता है? क्या ये सच है या सिर्फ वायरल क्लेम? साइंस में किसी भी क्लेम को ब्लाइंडली बिलीव नहीं किया जाता, पहले क्वेश्चंस पूछा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन, इक्लिप्स होता क्या है? इक्लिप्स सिर्फ सन, मून और अर्थ का पोजीशंस की वजह से बनी एक शैडो है। अगर फूड शैडो में रखा जाए तो क्या वो इंस्टेंटली खराब हो जाता है? क्या इक्लिप्स के टाइम टेम्परेचर सडनली इतना चेंज हो जाता है? साइंटिस्ट ने देखा कि इक्लिप्स के दौरान फूड में कोई स्पेशल फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंजेस नहीं होते हैं। तो फिर ये क्या है, मिथ और फैक्ट? तो आपके बुक में ये इस पोर्शन को बताया गया है, तो ये कहीं ना कहीं फैक्ट और किसी किसी का बिलीफ भी है। साइंस का गोल्डन रूल याद रखो, क्लेम देखो, क्वेश्चंस पूछो और एविडेंस चेक करो। साइंस में
सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या आपको पता है? फास्ट कैलकुलेशंस है या सब फॉर्मूलाज याद करना? कौन सा? जरा कमेंट में बताओ, आपको क्या लगता है? नहीं, साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्मार्ट थिंकिंग। कैसे? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सिचुएशंस को समझो। क्या हो रहा है, कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, फिर आइडेंटिफाई करो कि कौन सी क्वांटिटीज मैटर करती है। हर डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं होती। और उसके बाद एक रफ एस्टिमेट लगाओ। एग्जैक्ट आंसर से पहले अंदाजा लगाना सीखो। एस्टिमेशन तुम्हें मिस्टेक्स पकड़ने में हेल्प करती है और बताती है कि आंसर्स रीजनेबल है या इम्पॉसिबल। याद रखो, साइंस एक्यूरेट कैलकुलेशन से ज्यादा केयरफुल रीजनिंग को वैल्यू करती है। पहले सोचो फिर सॉल्व करो, क्योंकि सोचोगे तभी आप लोग साइंस को अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो वीडियो देखने के साथ साथ आप लोगों को चैप्टर भी रीड करना है, वरना नहीं समझ में आएगा। ओके, मान लो आपकी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, तो आप लोगों को एक महीने के लिए कितना राइस चाहिए होगा? 1 किलोग्राम, 10 किलोग्राम और 1 टन। साइंस में हर क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर तुरंत नहीं निकलते, पहले एक रफ एस्टिमेट लगाते हैं। एज्यूम करो कि फैमिली की सारी एनर्जी सिर्फ राइस से आ रही है। एक एडल्ट को लगभग 2000 से 2500 कैलोरीज रोज चाहिए होती है। अगर आंसर आए कि पूरे मंथ के लिए सिर्फ 100 ग्राम्स राइस चाहिए तो क्लियरली कुछ गलत है। और अगर आंसर आए कि कुछ टन राइस चाहिए तो वो भी इम्पॉसिबल लगती है। एस्टिमेट करने का पर्पस एग्जैक्ट आंसर नहीं, बल्कि ये चेक करना है कि आंसर रीजनेबल है या नहीं। इसी को कहते हैं साइंटिफिक थिंकिंग। पहले अंदाजा लगाओ फिर कैलकुलेशन करो। ओके, नेक्स्ट मैं और एक शॉकिंग क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। क्या तुम जानते हो कि तुम एक दिन में कितने लीटर्स हवा ब्रीथ करते हो? कभी सोचा है ऐसे? आराम से बैठे हुए हम लगभग 12 to 15 ब्रीथ्स पर मिनट लेते हैं, मतलब पूरे दिन में लगभग 20,000 ब्रीथ्स। लेकिन एक ब्रीथ में कितनी हवा होती है, कभी सोचा है? इसका एस्टिमेट लगाने के लिए एक बलून का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर आप लोग 4 to 5 ब्रेथ्स में 2 लीटर का बैलून भर सकते हैं, तो एक ब्रेथ में लगभग हाफ लीटर हवा होगी। अब 20,000 ब्रीथ्स को 0.5 लीटर से मल्टीप्लाई करो और आंसर आता है लगभग 10,000 लीटर्स ईयर पर डे। यानी हर दिन तुम इतनी हवा यूज करते हो जितनी हजारों बॉटल्स में आ सकती है। साइंस का मैजिक यही है। एग्जैक्ट आंसर से पहले स्मार्ट एस्टिमेशन लगाओ और चेक करो कि आंसर रीजनेबल है या नहीं। तो यहां तक अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट टॉपिक, क्लास 10 के बाद साइंस एक सब्जेक्ट नहीं रहेगी, बल्कि 4 एक्साइटिंग वर्ल्ड्स में डिवाइड हो जाएगी, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अर्थ साइंस। हर ब्रांच अपने आप में एक अमेजिंग एडवेंचर्स है। लेकिन एक सीक्रेट है, नेचर को इन सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं। ये डिवीजन सिर्फ ह्यूमंस ने नॉलेज ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाए हैं। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जैसे क्लाइमेट चेंज, न्यू मेडिसिन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को सॉल्व करने के लिए सभी ब्रांचेस को मिलकर काम करना पड़ता है। साइंस सिर्फ साइंस से कनेक्टेड नहीं है, ये मैथ्स, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स और सोशल साइंस भी इसके इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं। जितना ज्यादा तुम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करोगे, उतनी ही अच्छी तरह दुनिया को समझ पाओगे। साइंस का सबसे पावरफुल लेसन, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अभी आपको और एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि कोविड के टाइम हम सब ने मास्क पहने थे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक पतला सा मास्क हमें इनविजिबल वायरस से कैसे बचा सकता है? तो इस सिंपल क्वेश्चन का आंसर सिर्फ बायोलॉजी में नहीं छुपा है, इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स सबकी जरूरत पड़ती है। फिजिक्स हमें बताती है कि हवा और पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं। जब हम सांस लेते हैं, वायरस कैरिंग ड्रॉपलेट्स हवा के साथ ट्रैवल करते हैं। केमिस्ट्री का रोल यहां शुरू होता है। मास्क के अंदर स्पेशल पॉलीमर फाइबर्स होते हैं जो पार्टिकल्स को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं। बायोलॉजी में हमें वायरस के साइज और बिहेवियर के बारे में बताती है। वायरस बहुत छोटा होता है, लेकिन मास्क के फाइबर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस उसे रोक सकते हैं। और मैथमेटिक्स साइंटिस्ट को एयर फ्लो और फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। यानी एक सिंपल मास्क के पीछे 4 अलग अलग ब्रांचेस ऑफ साइंस मिलकर काम करती है।
तो साइंस अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं है। तो साइंस क्या है? साइंस रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक टीम है। मैं फिर से बोलूंगी, चैप्टर्स भी रीड करते रहिएगा। जब आप साइंस शब्द सुनते हो तो क्या याद आता है? सबसे पहले बताओ, मार्क्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किस साइंस ब्रांच का है? कमेंट में जरूर बताओ। साइंस मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि इक्वेशंस है, एक्सपेरिमेंट्स है, या फिर बोरिंग फैक्ट्स? कौन सा? लेकिन सच तो ये है कि साइंस सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है। साइंस शुरू होती है एक सिंपल क्वेश्चन से, ऐसा क्यों होता है? साइंस क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और टीम वर्क का रिजल्ट है। लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, आइडियाज टेस्ट करते हैं, मिस्टेक से सीखते हैं और फिर नए डिस्कवरीज करते हैं। जो साइंस हम आज पढ़ते हैं वो एक दिन में नहीं बनी। यह हजारों साइंटिस्ट के एफर्ट्स का रिजल्ट है जो अलग अलग कल्चर्स और जनरेशन से आए हैं। क्या आपको पता है? और अगर आप ग्रेड 10 के बाद साइंस ना भी लो, तब भी साइंटिफिक थिंकिंग आपकी लाइफ में काम आएगी। यह आपको टेक्नोलॉजी समझने और सही गलत इंफॉर्मेशन पहचानने में हेल्प करती है। तो अपनी डिस्कवरी जर्नी शुरू करो एविडेंस के मैग्नीफाइंग ग्लास और क्यूरियोसिटी के कंपास के साथ। साइंस सिर्फ दुनिया को समझने की नहीं, बल्कि कैसे समझते हैं ये सीखने की जर्नी है। सो स्टे क्यूरियस, कीप एक्सप्लोरिंग। आप किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा क्यूरियस हो? कमेंट में ये भी जरूर लिखे। ओके, तो 15 मिनट्स में तो आपका चैप्टर कंप्लीट, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है? आपको चैप्टर एक बार रीड करना है, ये आपका टास्क है, वरना आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।